अतुल और गिरीश दोनों ही काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों एक मेडिकल कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। दोनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च में लगे हुए थे। अतुल और गिरीश दोनों घनी रात में गाड़ी में जा रहे थे। बधाई हो अतुल भाई, आखिर तुम्हारी रिसर्च अप्रूव हो गई। तुम उसके लिए यूएस जा रहे हो। हाँ भाई गिरीश, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुशी से झूम रहा हूँ। हमने अपने करियर की शुरुआत एक साथ की थी, लेकिन कहाँ तुम्हारी किस्मत और कहाँ मेरी। दोनों दोस्त काफी खुशी के साथ बातें करते हुए जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एक पेड़ उनके सामने गिर जाता है और गाड़ी बहक जाती है और सीधे खाई में गिर जाती है। 3 महीने बाद अरे जो नई लड़की आई थी कल पोस्टमार्टम के लिए, उसके रूम से बहुत बदबू आ रही है। देखो क्या बात है। कंपाउंडर दीपक और रामू। जी सर, बिल्कुल अभी देखते हैं। दीपक और रामू उस बॉडी के पास जाकर देखते हैं। उस लड़की की डेड बॉडी में से बहुत तेज बदबू आती है। वो लोग कहीं से क्लोरीन वाला स्प्रे लाते हैं और वहां पे छिड़क देते हैं। दीपक उस डेड बॉडी के पास चेक करने जाता है कि बदबू चली गई है या नहीं। तभी वो लाश उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ जलने लगता है। उसके हाथ में छाले आ जाते हैं। वो जोर से चिल्लाता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। रामू दौड़ते हुए उसके पास आता है। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? दीपक का हाथ लाश छोड़ देती है, लेकिन उसके पूरे हाथ पे छाले आ चुके थे। ये लाश, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। क्या बकवास कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? दीपक उसे अपना हाथ दिखाता है। दोनों घबरा जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उस रूम की लाइट चालू बंद होना शुरू हो जाती है। वो लोग और घबरा जाते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है यार, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। मुझे भी पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक से उनके पीछे उसी लड़की की लाश आ जाती है। दीपक पीछे मुड़कर देखता है और उसकी चीख निकल जाती है। रामू और दीपक दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस लड़की की लाश अचानक से दीपक के गले को दबाने लगती है। रामू वहां से भाग जाता है। उस रूम में दीपक की लाश पड़ी होती है और नीचे खून से लिखा होता है, बदला। अगले दिन। ठीक है सर, मैं जहां तक हो सकता है इस बात को छुपाने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर उसी लड़की की लाश का पोस्टमार्टम कर रहे थे और अपने असिस्टेंट को बताते जा रहे थे, ध्यान से देखो इसे, मेरे एब्सेंस में तुमको ये काम करना पड़ सकता है। असिस्टेंट तभी देखता है कि लड़की की लाश ने आंखें झपकाई। वो डर जाता है। सर, इसने पलक झपकाई। क्या बकवास कर रहे हो? तभी उस लाश का हाथ डॉक्टर का गला पकड़ लेता है। असिस्टेंट डॉक्टर को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लाश उसे नहीं छोड़ती और डॉक्टर वहीं दम तोड़ देता है। उसे देखकर डॉक्टर किशोर का असिस्टेंट बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने डॉक्टर की लाश पड़ी हुई थी और नीचे खून से बदला लिखा हुआ था। असिस्टेंट हॉस्पिटल के एमडी को फोन लगाता है। सर, 2 दिन में 2 मौत हो चुकी हैं। अब हम इसे नहीं दबा सकते हैं। हमारी बड़ी बदनामी होगी, मीडिया में बात ना जाए। रुको 1-2 दिन में मैं आ रहा हूँ हॉस्पिटल में। 3 दिन में 3 और मौतें हो जाती हैं। और अब हॉस्पिटल के कर्मचारी शव गृह में काम करने नहीं जा रहे थे। हर कर्मचारी शव गृह का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगता था। कुछ दिन बाद एमडी अपनी कार से उतरकर हॉस्पिटल में आता है। वो कोई और नहीं बल्कि गिरीश ही था। वो अपने साथियों के साथ ऑफिस में मीटिंग रखता है। आखिर क्या मतलब हो सकता है इसका? किस लड़की की लाश है ये? मुझे इसकी फाइल ला कर दो। उसे एक फाइल दी जाती है जिसमें उसे पता चलता है कि इस लड़की की भी जान उसी जगह पे गई थी जहां पर 1 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। गिरीश ये देखता है तो चौंक जाता है, कहीं इस सब के पीछे। तभी लाइट फिर से चली जाती है और कुर्सी पर बैठा हुआ गिरीश चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। लाइट वापस आती है तो गिरीश कुर्सी से गायब हो चुका होता है। सारे लोग यहाँ वहाँ देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन गिरीश का कहीं कोई पता नहीं चलता।
तभी ऊपर हॉस्पिटल की छत से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सारे लोग दौड़ते हुए वहां जाते हैं तो देखते हैं कि गिरीश हॉस्पिटल की छत के कोने पे खड़ा हुआ है। उसके सारे शरीर पे खून के निशान थे और उसी लड़की की लाश उसके सामने चाकू लिए खड़ी थी। वहां पर रामू भी पुलिस के साथ आ जाता है। बता इन सबको कि क्या हुआ था उस रात जब तूने अपने दोस्त को मारा था। गिरीश हैरानी के साथ उस लाश को देखते हुए कहता है, कौन हो तुम? तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं अतुल हूँ गिरीश। और तू सबके सामने ही बताएगा कि उस रात तूने कैसे मुझे मारा था। गिरीश मौत के डर से सब बताने लग जाता है। 3 महीने पहले जब अतुल और गिरीश दोनों घनी रात में गाड़ी में जा रहे थे, तब अचानक से उनके सामने एक पेड़ गिर जाता है और गाड़ी खाई में गिर जाती है। लेकिन वो दोनों कूद जाते हैं। दोनों काफी घायल हो जाते हैं। गिरीश के दोनों पैर में काफी चोट लग गई थी, लेकिन अतुल का सिर्फ एक हाथ टूटा था। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा मेरे भाई। अतुल उसे खाई से बाहर खींचकर ऊपर निकालता है। मेरा मोबाइल फोन कार में ही रह गया है अतुल। कार नीचे गिर गई है गिरीश, मैं वहां तक नहीं जा पाऊंगा। तुम थोड़ा नीचे जाकर देखो, शायद मिल जाए। अतुल थोड़ा नीचे जाता है गिरीश का फोन ढूंढने के लिए। उसे उसका फोन नहीं मिलता। वो पीछे मुड़कर देखता है तो गिरीश एक बड़ा सा पत्थर उठाए था और अतुल के सर में मार देता है, जिससे अतुल सीधा खाई में नीचे गिर जाता है। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन तुम्हारे जरिए अब ये सब रिसर्च का क्रेडिट मुझे मिलेगा। वो अपने मोबाइल से एम्बुलेंस को फोन करता है और एम्बुलेंस उसे लेके चली जाती है। आज का दिन मैं अपना बदला लेने के लिए कब से तड़प रहा था, लेकिन मुझे बदला लेने का मौका इस लड़की की लाश ने दिया, जिसकी मौत उसी खाई में गिरने से हुई। मुझे पता था कि यहाँ का सबसे नजदीकी हॉस्पिटल तुम्हारा है, इसलिए मैंने इसके अंदर जाकर तुम्हें यहाँ बुलाया। मैंने तो तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया है, अब तो मेरी जान बख्श दो। लाश जोर जोर से हंसने लगती है। ये सब मैंने तुम्हें जेल भिजवाने के लिए नहीं उगलवाया गिरीश। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया था कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनका मालिक कोई धर्मात्मा नहीं, बल्कि एक लालची गद्दार इंसान था। तुम्हारी मौत तो तय है। इतना कहकर उस लड़की की लाश में घुसा हुआ अतुल दौड़ते हुए गिरीश को लेकर हॉस्पिटल बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। और हॉस्पिटल के लोग ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो उन्हें दिखाई देती है उस लड़की के साथ लेटी हुई गिरीश की लाश। भूतिया बस्ती। क्यों? ये कहानी एक बस्ती में रहने वाले लोगों की है, जिन्होंने पारलौकिक घटनाओं का अनुभव किया है। ये घटना साल 2000 की होगी। तब टेक्नोलॉजी आज के जैसी नहीं थी, लेकिन लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। बस्ती के लोगों को रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी बकरी के बच्चे की आवाज, तो कभी बगीचे में झाड़ू लगाने की आवाज, और कुछ ऐसी डरावनी आवाजें जिसे सुनने के बाद नींद तक गायब हो जाए। इस बस्ती में रहने वाले लोगों में से एक आदमी थे अरविंद जी। एक बार रात के 3 बजे अरविंद जी की बेटी ने बगीचे में झाड़ू लगने की आवाज सुनी। उसने सोचा कि इतनी रात को कौन झाड़ू लगा रहा है। जब वो ये देखने के लिए घर से बाहर आई तो उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया। वो वापस अपने घर में चली आई और अपने बेड पर सो गई। फिर उसे बकरी के बच्चे की आवाज आने लगी। वो फिर से घर के बाहर देखने आई कि आवाज कहां से आ रही है। उसने इधर उधर देखा तो इस बार भी उसे वहां कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वो घर जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसने देखा कि एक डरावनी औरत की आत्मा उसके घर के पास बैठी हुई थी।
और उसे बहुत गुस्से से देखकर डरावनी आवाज निकाल रही थी। लड़की डर कर चीख पड़ी और वहीं बेहोश हो गई। लड़की के माता पिता और कुछ पड़ोसी वहां आ गए। ना जाने हमारी इस खुशहाल बस्ती को किसकी नजर लग गई है जो हमारे साथ ये सब हो रहा है। समझ नहीं आ रहा ये सब चल क्या रहा है, या कोई ये सब जानबूझकर कर रहा है, या ये हमारी बस्ती में सच में ऐसी घटनाएं हर रात होने लग गई हैं। हम सबको इस बुरे वक्त की घड़ी में एकजुट रहना होगा और इस मुसीबत को हमारी बस्ती से जल्दी दूर करना होगा। मेरी बेटी को जल्दी घर के अंदर लेकर चलते हैं, कहीं वो डरावनी आवाजें फिर से ना आ जाएं। हाँ अरविंद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए बिटिया को जल्दी से पहले घर में ले चलते हैं। किसी को कुछ अंदाजा तक नहीं था कि उनकी बस्ती में ऐसा सब क्यों हो रहा है। फिर लड़की को घर में ले आते हैं और लड़की को भी होश आ जाता है। वो उसके सामने हुई पूरी घटना के बारे में सबको बताती है, जिसे सुनते ही वहां खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी बस्ती में ये सब हो रहा है। किसी का बुरा साया हमारी बस्ती पर आ गया है। पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसी वजह से हम सभी को हर रात कोई ना कोई खौफनाक आवाजें आती ही रहती हैं, जो इस बस्ती के हर एक इंसान की नींद गायब कर चुकी है। एक बार की बात है, रात को पूरी बस्ती की बिजली चली गई। अरे ये अचानक से बिजली कैसे चली गई? हमेशा से ऐसे होने से पहले बस्ती वालों को बता दिया जाता है। अरे भाई, आज तो गर्मी भी बहुत हो रही है। चलो आज घर के बाहर बस्ती में ही चारपाई डालकर सोते हैं। बिजली चली जाने की वजह से कुछ लोग अपने घरों से बाहर बस्ती में ही चारपाई बिछाकर सो रहे थे। बस्ती का ही एक आदमी मनोज भी वहीं बाहर ही सो रहा था। आधी रात में मनोज की नींद खुल गई तो उसने देखा कि एक आदमी उसके सिरहाने के पास खड़ा हुआ है। मनोज ने जब उठकर उस आदमी को पीछे से देखना चाहा कि वो कौन है, तभी वो आदमी एकदम से घूम गया और मनोज ने देखा वो कोई आदमी नहीं, वो तो भूत था। उस भूत ने मनोज को जोरदार धक्का मारा, जिससे मनोज अपनी चारपाई के साथ जाकर दूर गिर पड़ा। इससे आसपास सो रहे बाकी लोग भी डरकर जाग गए। मनोज किसी तरह उठकर वहां से अपने घर चला जाता है। वहां बाकी सभी बस्ती के लोग ये सोचने लगे कि हमारे साथ ही ये सब बुरा क्यों हो रहा है। इस बस्ती पर जरूर किसी बुरे साये का कब्जा हो चुका है। एक रात जब दिनेश बाबू सो रहे थे, जब उन्हें घर के बाहर बहुत से कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थी, उन्हें लगा कि शायद कोई चोर घर के बाहर घूम रहा है, इसलिए कुत्ते इतना भौंक रहे। वो टॉर्च और एक डंडा अपने हाथ में लेकर घर से बाहर देखने के लिए निकले तो उन्होंने देखा एक औरत उनके बगीचे में खड़ी हुई थी। कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उस औरत ने दिनेश बाबू के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। दिनेश बाबू टॉर्च से उस औरत का चेहरा देखने की कोशिश कर रहे थे और जैसे ही उनके टॉर्च की रोशनी उस औरत के चेहरे पर पड़ी, वो उसे देखते ही घबरा गए, क्योंकि वो कोई औरत नहीं, वो एक आत्मा थी। तभी बस्ती के कुत्ते भी बगीचे में घुस आते हैं, जिससे वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है। दिनेश बाबू ने चैन की सांस ली और अपने घर में वापस चले गए। आखिर बस्ती वालों की जिज्ञासा तब खत्म हुई जब बस्ती में ही उन्हें एक बुजुर्ग आदमी मिले। फिर उस बुजुर्ग ने बस्ती वालों को बताया, मैं बचपन से ही इसी शहर में ही रहता हूँ। तब ये बस्ती भी नहीं थी। तब यहाँ एक बहुत सुनसान सा जंगल हुआ करता था और एक मसान भी हुआ करता था, जहाँ कुछ तांत्रिक अपनी मानसिक साधनाएं किया करते थे और आत्माओं को भुलाया करते थे और उन्हें अपने वश में करने की कोशिश भी किया करते थे। समय बदला, सड़कें बनी, घर बनने लगे,
और फिर ये बस्ती बनी जिसमें लोगों ने रहना और अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। पर हम उन आत्माओं से कैसे बचें? कृपया करके हमें इसका कोई समाधान भी बताएं, इस सब से बाहर निकलने का और इससे खत्म करने का। चिंता मत करो, आप लोग जब भी कोई डरावनी आवाजें सुनते हो तो अपने अपने आराध्य का नाम लेना शुरू करो। अभी कुछ दिनों तक घर के अंदर बाहर हर जगह संध्या काल में धूनी जलाना, इससे नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी और ऐसा करने से वो आत्माएं आपसे दूर हो जाया करेंगी। बस्ती के लोगों ने उन बुजुर्ग की बातों को करना शुरू किया तो उन्हें उसका असर होते दिखना शुरू होने लगा और बस्ती में फिर से एक बार खुशहाली आनी शुरू हो गई। सब लोग अब पहले की तरह रहने लग गए थे। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। कभी कभी इंसान अपने अहंकार में कुछ ऐसी बात बोल देता है जो सामने वाले को काफी चोट पहुंचा देती है। ऐसे में अगर सामने वाले के मन में बदला लेने की भावना आ जाए तो वो किसी भी रास्ते को अपना सकता है। ये कहानी यश नाम के एक लड़के की है। उसके पिताजी रेलवे के कर्मचारी थे। अपने बेटे के भविष्य का ध्यान रखते हुए उन्होंने खुद को मेडिकली अनफिट दिखाकर अपनी नौकरी अपने बेटे को दिलवा दी। अपने पिता की नौकरी पाते ही यश की तो मानो जैसे चाल ढाल ही बदल गई। बात तब की है जब यश की बर्थडे पार्टी चल रही थी। उसके कई नए पुराने दोस्त वहां आए हुए थे। उसने पार्टी में डियोंश नाम के एक लड़के को भी बुलाया हुआ था जो कि बहुत ही गरीब परिवार से था। सभी आपस में बात कर रहे थे। तभी यश ने डियोंश से पूछा, तेरा काम कैसा चल रहा है? बस जैसे तैसे गुजारा हो ही जाता है। और तेरी गर्लफ्रेंड दिव्या कैसी है? अब दिव्या मुझसे नहीं मिलती है क्योंकि उसके पिताजी ने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया है। अरे ये तो होना ही था। अगर तू मेरी तरह रेलवे की नौकरी में होते तो दिव्या के पिताजी खुद उसका रिश्ता लेकर तेरे पास आते। ये सुनते ही डियोंश बहुत दुखी हो जाता है और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तभी यश के दोस्त व्योम ने उससे कहा, यश, तुम्हें डियोंश को ये नहीं बोलना चाहिए था। पूरी पार्टी के सामने तुमने उसकी गरीबी का मजाक बना दिया। अरे सच ही तो कहा है मैंने। आज के समय में मेरे जैसा कामयाब इंसान होना बहुत जरूरी है। भाई, तुम्हें भी तो ये नौकरी तुम्हारे पिताजी की वजह से ही मिली है। तुमने कौन सा कोई एग्जाम क्लियर करके इसे हासिल किया है जो तुम खुद को कामयाब इंसान कहते फिरते हो? सीधे सीधे बोलते क्यों नहीं? तुम मुझसे जलते हो और मेरी नौकरी से भी जलते हो। भला मैं तुमसे क्यों जलने लगा? मत भूलो, पढ़ाई लिखाई कोर्स हर जगह मैं तुमसे बेहतर था। मैं जो भी हूँ आज अपने दम पर हूँ। जो कमाता हूँ खुद की मेहनत से ही कमाता हूँ। चल अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। हाँ हाँ, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। खुद तो चपड़ासी का एग्जाम तक क्लियर करने की औकात नहीं है और हमें कामयाबी पर लेक्चर दे रहा है। बात हाथापाई तक पहुँच जाती है। पार्टी का माहौल बिगड़ जाता है। यश के मामा वहां आकर दोनों को समझाते हैं कि झगड़ा ना करें। सारे मेहमान पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद यश ने ऑफिस जाना बंद कर दिया। वो अपने कमरे में अकेले बंद रहने लगा। उसके घर वालों को ऐसा लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब है, लेकिन यश ने पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर दी। वो कभी बिना बात ही अचानक से डर कर चिल्लाने लग जाता, तो कभी कमरे में किसी के ना होने पर भी सामने देखकर ना जाने किससे हवा में ही बातें करता और खुद को छोड़ने की भीख मांगता। यश बिना किसी बात के घर की चीजों को इधर उधर फेंकने लगता। वो अपने माता पिता से कहता, वो देखो
वो देखो सामने भूत खड़ा है, मुझे बचाओ इससे, मुझे बचाओ इससे। वो पूरे दिन रात जागता रहता था। घर वालों ने जब यश के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाया तो यश ने डॉक्टर पर ही हमला बोल दिया, जिससे डर कर डॉक्टर उनके घर से चला गया। एक दिन जब घर में यश के पिताजी नहीं थे, तब यश ने अपनी मां पर भी डंडे से हमला करके उनको चोटिल कर दिया। अब उसके घर वालों को लगने लगा था कि उनका बेटा पागल हो चुका है, इसलिए उन्होंने उससे पागल खाने भेज दिया। एक दिन यश के मामा उससे मिलने के लिए पागल खाने गए। यश के मामा को पारलौकिक शक्तियों के बारे में काफी जानकारी थी और वो यश को देखते ही समझ गए थे कि उस पर किसी बुरी शक्ति का साया आ चुका है। वहां से निकलकर श्याम जी एक सिद्ध गुरु जी के पास जाते हैं। और यश की समस्या के बारे में उन्हें सब कुछ बताते हैं। यश पर काले जादू का प्रयोग किया गया है और उस पर एक प्रेत का साया है, जिसकी वजह से यश को हर जगह बस वही प्रेत दिखाई देता है। लोग अक्सर आपसी दुश्मनी में ऐसे काले जादू का प्रयोग करते हैं। श्याम जी सोच में पड़ जाते हैं कि उनके यश के साथ ऐसा कौन कर सकता है। यश के मामा को यश के माता पिता से बातचीत के दौरान पता चला कि ये सब यश के बर्थडे पार्टी के बाद से शुरू हुआ है। उसी के कुछ दिन बाद ये यश की ये हालत होनी शुरू हुई थी। श्याम जी को याद आया कि उस दिन यश की व्योम से हाथापाई हुई थी। इसके बाद श्याम जी व्योम के घर जाते हैं, उससे बात करते हैं। काला जादू, टोना टोटका, ये सब क्या बकवास है? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, चलकर खुद देख लो। यश पागल खाने में है, उसकी हालत बहुत खराब है। बर्थडे वाले झगड़े के बाद से डियोंश भी कहीं नजर नहीं आ रहा और उसका फोन भी बंद आ रहा है। ये डियोंश कौन है? फिर व्योम ने श्याम जी को उस दिन यश और डियोंश के बीच हुई सारी बातें बताई। मुझे इस लड़के से मिलना ही होगा, तुम अभी चलो मेरे साथ। श्याम जी और व्योम डियांश के किराए वाले घर पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि उसके घर पर तो ताला लगा हुआ होता है। श्याम जी मकान मालिक को मना लेते हैं और उन्हें घर की चाबी मिल जाती है। घर के अंदर जाते ही उन्हें कुछ नकारात्मक शक्तियों के वहां होने की ऊर्जाएं महसूस होने लगती हैं। दोनों घर के जब एक कमरे में घुसते हैं तो वहां उनके काले जादू के अनुष्ठान की चीजें जैसे खोपड़ी, कुछ जली हुई लकड़ियां, सिंदूर और यश की एक फोटो मिली। दोनों समझ जाते हैं कि डियोंश ने ही यश पर काले जादू का प्रयोग किया है। दरअसल यश की बर्थडे पार्टी वाले दिन यश ने डियांश के साथ बुरा बर्ताव किया था, उसके गरीबी का मजाक उड़ाया था। उसी दिन डियांश ने यश से उसकी बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली थी। श्याम जी को डियांश के कमरे में डायरी भी मिलती है, जिसमें कई सारे मंत्र लिखे हुए होते हैं, जिसे वो अपने साथ ही ले जाते हैं। वहां से निकलकर श्याम जी सीधे अपने गुरुजी के पास जाते हैं और उन्हें वो डायरी दिखाते हैं। गुरुजी उस डायरी को तुरंत जला देते हैं और श्याम जी से कहते हैं, यश को मेरे पास लेकर आओ, अब उस पर किए गए काले जादू का तोड़ मिल गया है। यश के माता पिता उसे पागल खाने से छुड़वा कर गुरुजी के पास ले जाते हैं। इसके बाद गुरुजी ने एक अनुष्ठान किया, जिसमें उन्होंने उस डायरी में लिखे हुए उन्हीं मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, जिससे कि उस प्रेत से यश को रिहा करवाया जा सकता था। वो प्रेत यश को सामने दिखने लग गया, जिससे डरकर यश बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, पर यश के अलावा वो प्रेत वहां और किसी को दिखाई नहीं दे रहा होता। गुरुजी के उस डायरी द्वारा पढ़े जा रहे मंत्रों से वो प्रेत अपने लोक में खींचने लगता है। तभी वो प्रेत यश का हाथ थाम लेता है, जिससे यश भी हवा में उड़ता हुआ और खिंचता हुआ उस प्रेत के साथ उसके लोक में जाने लगता है। यश के माता पिता यश को यूं हवा में उड़ता देख बहुत डर जाते हैं और उससे बचने के लिए जैसे ही यश को छूते हैं तो प्रेत की शक्ति से दोनों ही उड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं। अब गुरुजी ये सब देखकर एक आखिरी बार उस डायरी में लिखे उस आखिरी मंत्र का जाप जोरों से करने लगते हैं, जिससे यश को बचाया जा सकता है। गुरुजी के उन मंत्रों के जाप से प्रेत चिल्लाता हुआ तेजी से अपने लोक की तरफ खींचने लगता है और गुरुजी के उसी मंत्र जाप से एक सूत्र प्रकट हुआ और उसी सूत्र को गुरुजी ने यश के पैरों पर फेंक कर उसे पकड़ लेते हैं और वो प्रेत
खिंचता हुआ चिल्लाता हुआ अपने लोक में घुसकर वहां से गायब हो जाता है। कुछ दिनों बाद यश ठीक तो हो चुका था, पर वो अब बहुत कुछ खो भी चुका था। उसके अहंकारी बर्ताव की वजह से लोगों ने उससे दूरी भी बना ली थी। उसके अहंकार में जो शब्द उसके मुंह से निकले थे, उसने उसे बर्बाद कर दिया था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।